गुड मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम, जुम्मा मुबारक। सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। ये उम्मीद और दुआ करते हैं हम लोग कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। हम हाजिर हो गए हैं आपकी खिदमत में और आपको हमारा बड़ी शिद्दत से इंतजार भी होता है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज के प्रोग्राम की हमारी हाईलाइट्स आखिर हैं क्या। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मुल्क के कोने कोने का मौसम और उसका मिजाज, और इसके बाद बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। पॉलिटिकल सेगमेंट में जानेंगे मुल्क की सियासी हालात पर सीनियर तज्जियाकार राना मुबशिर की राय। बात करेंगे इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में होने वाले ड्रोन हमलों की। साथ ही बलूचिस्तान में कल्चर और टूरिज्म के फरोग पर बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सकाफत और सयाहत मीर जरी खान मक्सी से जानवरों के आलमी दिन पर जानेंगे। पाकिस्तान में जानवरों की हालत जार के बारे में जानेंगे। एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड्स की रोशनी में सियासतदानों के सितारे आखिर क्या कहते हैं। डॉक्टर जावेद इकबाल से पूछेंगे कि बुढ़ापे का ताल्लुक उम्र से है, सेहत से है या खुशी से है। बुढ़ापे की रफ्तार को क्या कम किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। और विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी की भी बात करेंगे। जी हाँ, और इसके अलावा सेगमेंट इस्लाम और पाकिस्तान में रिसर्च स्कॉलर फहद अली कासमी से हम जानेंगे कि मसला फ़लस्तीन के हल के लिए इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन इतना जरूरी है। ये सब कुछ आप देख सकेंगे आज के इस मॉर्निंग शो में। सो स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं, मौसम की ही बात कर लेते हैं। और जो मौसम है वो हमें नजफ राजा से बेहतर कौन बता सकता है। तो आइए चलते हैं, मौसम का अहवाल जानते हैं। अब आपको मौसम की सूरत हाल से आगाह करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुलंदोबाला पहाड़ों, आबशारों और झीलों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 और कम से कम 17 डिग्री रहेगा। कलों के बादशाह स्कर्दू की बात करते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 21 और कम से कम 12 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बादल बरसने की पेशगोई की है, जबकि खराब मौसम के दौरान शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं आज़ाद कश्मीर का मौसम, जहां मौसम का हाल बताने वालों ने दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रहने की पेशगोई की है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 और कम से कम 20 डिग्री रहने का इम्कान है। और अब रुख करते हैं मेहमान नवाजों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का, जहां अंदर 24 घंटे के दौरान बादल मंडलाते रहेंगे। पेशावर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 23 डिग्री रहेगा। सवात की बात करते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 31 और कम से कम 18 डिग्री तक रहने का इम्कान है। और अब आगे बढ़ते हैं, जिक्र करते हैं लहलहाते खेतों के देश पंजाब का, जहां आज बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। जिंदा दिलों के शहर लाहौर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 और कम से कम 25 डिग्री रहेगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात करें तो वहां पर कम से कम टेम्परेचर 23 और ज्यादा से ज्यादा 33 डिग्री रहेगा। औलिया कराम की सरजमीन मुल्तान में कम से कम दर्जा हरारत 26 और ज्यादा से ज्यादा 38 डिग्री रहने का इम्कान है। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की तरफ चलते हैं, जहां बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। दारुल हुकूमत कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम 16 और ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के ज्यादातर इलाकों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। और अब मीठे बोलों के देश सिंध की तरफ चलते हैं, जहां आज बादल और सूरज का खेल जारी रहेगा। कराची में कम से कम टेम्परेचर 27 और ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री रहने की पेशगोई की है। हैदराबाद की बात करेंगे तो वहां पर हल्की बारिश का इम्कान है और दर्जा हरारत कम से कम 23 और ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान जाहिर किया है। दोनों पाकिस्तान में अब हम कुछ बात कर लेते हैं मुल्की हालात की। और इस वक्त गुज़श्ता रोज़ हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फैसला सामने आया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 63 नजर सानी केस से मुताल्लिक
अपीलों को मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया है और पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने वाले अरकान पार्लियामेंट का वोट शुमार न करने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। कानूनी माहिरीन इस फैसले को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुखालफिन फैसले को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। खास तौर पर फैसले की टाइमिंग पर इतराजात किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब पीटीआई आज इस्लामाबाद के डी चौक पर मैदान सजाने जा रही है। एहतजाज की पूरी तैयारियां हैं और हुकूमत की जानिब से एहतजाज को मौखर करने की अपील की गई है और साथ ही हुकूमत ने यह खबरदार भी किया है कि कानून की खिलाफ वर्जी अगर की गई तो फिर सख्त एक्शन लिया जाए। क्या पीटीआई एहतजाज मौखर करेगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुल्की सियासत पर क्या असरात होंगे, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार राशिद साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सुनो पाकिस्तान। राना साहब ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 63 नजर सानी केस से मुतालिक बड़ा फैसला आ गया है। फैसले की टाइमिंग को अहम करार दिया जा रहा है क्योंकि हुकूमत आइंदा दिनों में एक अहम आईनी तरमीम करने जा रही है। क्या फैसले की टाइमिंग पर जो एतराज़ात सामने आ रहे हैं वो आपके नजदीक दुरुस्त हैं? देखें, आईब्रोज तो रेज हुई हैं और आईब्रोज इसलिए रेज हुई हैं कि सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग का मसला था और कुछ ही दिनों पहले की बात है, कोई भी इतना लंबा अरसा भी नहीं गुजरा कि एक पुश की जा रही थी एक यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड दैट टू वाज इन अ हैपहैज़र्ड वे। अब ये हैपहैज़र्ड तरीके से अगर चीज़ें होंगी तो क्वेश्चन मार्क्स तो खड़े हो जाते हैं, आईब्रोज भी रेज हो जाती है। बिल्कुल। बट एट द वेरी सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तो होनी है और अगर थोड़ा सा इससे भी पीछे अगर हम चले जाएं तो आप देखें कि लॉ मिनिस्टर साहब जो थे वो उठ के चले गए थे जनाब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, लेट मी पुट इट दिस वे। तो जब सुप्रीम कोर्ट गए थे तो सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने शेयर की थी बातें और शेयर ये की थी कि जनाब हम जुडिशियल रिफॉर्म्स लेके आना चाहते हैं और लेके आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उस जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करने के बाद आपने देखा कि एक फैसला आ गया जिस पे बड़ी तनकीद भी हुई। हुकूमत के जो सर्कल्स हैं उन्होंने बड़ी तनकीद की। उन्होंने तनकीद ये की जनाब के फैसला जो है वो पीटीआई की फेवर में चला गया। अच्छा, वो पीटीआई की फेवर में इसलिए चला गया जनाब, उन कह रहे थे कि जनाब इसलिए फेवर में चला गया है कि प्रोबेबली जुडिशियल रिफॉर्म्स आ रही हैं और जना के हमने शेयर कर ली थी, यानी कि लॉ मिनिस्टर साहब ने शेयर कर ली थी जाके जजेस से, तो इसलिए जनाब वो उन्होंने नहीं चाहते थे जजेस कि उनकी जो यहाँ पे हेजमनी है, लेट मी पुट इट दिस वे, या उनके इख्तियारात जो हैं उसमें कमी आ जाए। तो उनके इख्तियारात को वो नहीं चाहते थे कि फॉरगो करें अपने इख्तियारात, तो इसलिए उन्होंने एक फैसला दे दिया पीटीआई की फेवर में। ये एक यहाँ पे एक तासुर दिया गया। नाउ दिस इज़ ऑल्सो ए ड्राइंग रूम टॉक ऑल्सो। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त भी जुडिशल रिफॉर्म्स तो आनी चाहिए, जुडिशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए और उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन टाइमिंग्स, यस, टाइमिंग का एक मसला बन जाता है और टाइमिंग का मसला है। और अभी देखें आप, मंडे को प्रोबेबली मंडे को सेशन भी बुला लिया गया है जनाब असेंबली का और वहाँ पे सारे एमएनए इकट्ठे हो जाएंगे और दोबारा जनाब एक यहाँ पे हसल बसल शुरू हो जाएगी इस्लामाबाद के अंदर। और जितने जनाब यहाँ पे जो भी यहाँ से डिसीजन आए हैं सुप्रीम कोर्ट पे, यानी कि कल का जो डिसीजन आया है उस पे जनाब यहाँ पे असेंबली के थ्रू भी यहाँ पे उसको एक स्टैंप लग जाएगी। सो यस, प्रॉब्लम्स हैं, टाइमिंग्स के प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल इशूज हैं। मुबशर साहब, ज़रा इस पर भी अपनी राय दीजिए कि आपको नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क में हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग का कल्चर फ़रोग पाएगा और पार्लिमानी निज़ाम मज़ीद तबाही की तरफ जा सकता है? देखिए जी, पार्लिमानी निज़ाम की अगर मैं बात करूं तो हम इसके जनाब कस्बे भी खाते हैं, हम जनाब कोशिश भी करते हैं, जुस्तजू भी करते हैं और कहते हैं जनाब कि पार्लिमानी निज़ाम जनाब चलता रहना चाहिए। और यहाँ पे स्टेटमेंट्स भी बड़ी बड़ी आती है लीडरों की। बट एट द वेरी सेम टाइम अगर हम देखें तो पार्लिमानी निज़ाम जो है उससे ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स नहीं हो रहे, आम आदमी को उससे रिलीफ नहीं मिल रहा। ये सब जो आप कुछ देख रहे हैं यहाँ पे और ये सब मीडिया में देख रहे हैं, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, ये फॉर दैट मैटर यहाँ पे, खैर मैं सोशल की तो बात नहीं करूँगा, सोशल मीडिया की, लेकिन एनीवेज तो सोशल मीडिया की बात नहीं करना चाहता, इंटेंशनली नहीं करना चाहता कि देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट, बट एनीवेज द पॉइंट इज़ कि जो यहाँ पे ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स होने चाहिए, आवाम को जो रिलीफ मिलना चाहिए पार्लिमानी निज़ाम से जी, वो उसको नहीं मिल रहा। सो अगर पार्लिमानी निज़ाम अगर ये कहा जाए कि डिलीवर नहीं कर रहा और वहाँ पे मज़ीद हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी या वहाँ पे जनाब मज़ीद ये इश्यूज़ खड़े हो जाएंगे, तो वो दैट इज़ फॉर श्योर वो होना ही होना है, ठीक है।
और उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है इंज ही होना है कि जनाब इधर उधर चले जाओ, उधर इंज चले आओ, इधर आ जाओ तो जनाब जेड़ी दिहाड़ लानी है ला लो। लेकिन दिस इज़ नो वे, इस तरह स्टेट्स चलती नहीं है, इस तरह मतलब कि लॉन्ग रन में नहीं चलती स्टेट्स। और ये लॉन्ग रन जो है ना रिलेशनशिप जो होता है पार्लियामेंट का विद द मासेस, वो ऐसा जो है डेवलप नहीं होता और लोग डिसहार्ट हो जाते हैं, अवाम डिसहार्ट हो जाते हैं, पार्लिमानी निज़ाम से डिसहार्ट हो जाते हैं, पॉलिटिशियन से डिसहार्ट हो जाते हैं। और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, फिर वो यही होता है, फिर वो जो जनाब कहते हैं लीडर उसी मनना ही नहीं है और इसी आप ही जनाब सब फैसले कराएंगे। अवाम बाहर निकल आती है, जब अवाम बाहर निकल आए और लीडरों के बगैर निकल आए तो वो एक सिचुएशन बन जाती है कि उनको लीड करने वाला कोई नहीं होता ना, उनको लेके चलने वाला कोई नहीं होता, वो फिर जिधर दिल करता है चल पड़ते हैं। बिल्कुल, वो जब कोई dangerous लीड करने situation वाला होता ना है। हो मॉब ही रह जाता है। राणा साहब ये भी कहिएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आईनी तरमीम के रास्ते में जो हायल रुकावटें हैं और हुकूमत की जो मुश्किलात हैं कम होती नजर आ रही हैं? नहीं, मुश्किलात तो हुकूमत की कोई नहीं ख़त्म होंगी जी। ये अगर कहा जाए कि मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी हुकूमत की, नहीं, मुश्किलात ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि रोज़ जनाब यहाँ पे कोई ना कोई मुश्किल खड़ी होती है हुकूमत के लिए। अगर नहीं भी खड़ी होती तो इंटेंशनली क्रिएट कर दी जाती है कि जनाब सिर्फ हम लोगों के लिए, ताकि हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते रहें और जनाब पीछे से जो काम करने वाले हैं जनाब पिछू होंदे रवन, असी आपड़े आ रहे लगे रहिए, ठीक है ना जी। यानी कि मीडिया वाले अपनी जनाब यहाँ पे जनाब एनालिसिस देते रहे, अपनी रिपोर्टिंग करते रहे, अपने जनाब चक्कर में पड़े रहें, और अगर इशू ना भी हो तो उसको इशू बना दिया जाता है, और ताकि जनाब पिछू कोई और काम करना होता है तो वो जो और जड़ा काम करना होता है उसमें 10 चीज़ें होती हैं। मैं उसकी डिटेल में क्या जाऊँ अब इस वक्त सुबह सुबह, तो अब उसको छोड़ दें। लेकिन एनीवेज इश्यूज होते हैं, इश्यूज जेन्युइन भी होते हैं लेकिन क्रिएटेड भी होते हैं। साहब जरा इस बारे में भी बताइए कि आज पीटीआई डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज करने जा रही है। मलेशियन वजीर आजम पाकिस्तान के दौरे पर हैं। 15 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास होने जा रहा है, तो क्या शंघाई ताउन तंजीम से पहले ये सियासी जो टकराव है इसका खात्मा हो पाएगा? देखें, एक बात ज़रा याद रखें, मैं ज़रा बात करना चाहूँगा इस वक्त जी ये जो शंघाई कॉरपोरेशन है ना, उसका मैं बात करना चाहूँगा। देखें, उसको मैं उस तरफ लेके जाना चाहता हूँ। क्यों? वजह है उसकी। देखें, एहतजाज करें, ज़रूर करें, हर एक का राइट है, बिल्कुल करें, लेकिन इस वक्त जो है सिचुएशन ये है कि अगर मैं शंघाई कॉरपोरेशन की बात करूँ तो देखें, पाकिस्तान शंघाई कॉरपोरेशन का पहले सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑब्जर्वर था। शंघाई कॉरपोरेशन में पाकिस्तान को एक मेंबरशिप मिल गई है, ठीक है। आपको याद होगा जब पिछला सेशन हुआ था शंघाई कॉरपोरेशन का, जब सब लोग मिले थे तो ये जनाब इंडिया में हुआ था, तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो जाके वहाँ पे जाके उसमें शामिल हुए थे। डिस्पाइट ऑल द ऑड्स, कोई इतने अच्छे रिलेशन नहीं थे उस वक्त भी रोलर कोस्टर की तरह इंडिया के साथ रिलेशन चल रहे थे, लेकिन फिर भी बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पे गए थे। अब मेंबर बन गया पाकिस्तान, पहले ऑब्जर्वर था, अब मेंबर बन गया जी। अच्छा, ये है क्या, ये सिचुएशन क्या, ये शंघाई कॉरपोरेशन है की है, पहले ये भी समझ लो। कई लोगों को हो सकता है ना समझ आए मेरी तरह, लेकिन मैं भी सीखा तो इसे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बात यह है कि जनाब शंघाई कॉरपोरेशन ये है कि आपको याद होगा किसी ज़माने में सार्क होता था। सार्क जो, अब आप तो नाम ही नहीं सुनते ना आप सार्क का, सार्क ख़त्म हो गया, पता नहीं किधर चला गया, ख़त्म हो गया, फारग हो गया। अब उसके बाद ये शंघाई कॉरपोरेशन आए रीजन में, इस रीजन में, यानी कि रशिया भी है, चाइना भी है, ये सारा रीजन जो है, इस रीजन में इकोनॉमिकली असर्ट करने के लिए या एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करने के लिए सारे मुल्कों ने ये एक जनाब एक प्लेटफॉर्म बनाया है। अब इस प्लेटफॉर्म में पाकिस्तान एक बड़ी अहमियत रखता है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और पाकिस्तान के अंदर देखेंगे सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और इंडिया कोशिश करेगा, पूरी कोशिश करेगा इंडिया कि इसको किसी न किसी तरीके से सैबोटाज किया जाए, ठीक है। इस सारे एक्सरसाइज को जो 15 तारीख को होनी है पाकिस्तान के अंदर, ये शंघाई कॉरपोरेशन वाली, इसको सैबोटाज किया है, इंडिया पूरी कोशिश करेगा। अच्छा, वो उसके मल्टीपल तरीके हैं, किस तरीके से इसको सैबोटाज करना चाहता है इंडिया, वो उसमें भी मेरे ख्याल में अब तो लोग काफ़ी सियाणे हो गए, उनको पता चल गया कैसे इंडिया सैबोटाज करता है चीज़ें। बट एनीवेज, ये एक टग ऑफ वॉर है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये जारी रहेगी। वी होप, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन कि अल्लाह करे ये ख़त्म हो जाए किसी स्टेज पे जाके, बिकॉज द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान
कि दे डू लाइक ईच अदर, बट देन अगेन यहाँ पे हुकूमतों के इश्यूज डिफरेंट हैं, हाँ उन्होंने जी। एक स्टैंस दिया होता है, उस पर फिक्सेशन हुई है उनकी और उसी पे रहते हैं वो। बट एनीवेज, तो बताने का मकसद ये था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो पाकिस्तान में होने जा रहा है। अब इस दौरान या इस मौके पर अगर डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे, ठीक है, और वो इफ दे टर्न अगली, इफ दे गो अगली, तो देखिए मैसेज क्या जाएगा, एक मैसेज गलत जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई एहतजाज ना करे, बिल्कुल करे, लेकिन एट दिस पर्टिकुलर स्टेज अगर किया जाएगा और अगर सिचुएशन ख़राब हो जाती है या हाथ से निकल जाती है तो इट विल सेंड अ रॉन्ग सिग्नल, और पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है शंघाई कॉर्पोरेशन। बेशक। तो इसको ज़रा जहन में रख लें। बाकी पीटीआई ज़रूर एहतजाज करे, जिस तरीके से करना चाहती है करे, पीसफुल करती है एहतजाज या सड़कों पे निकल के करती है, जो भी मॉडस ऑपरेंडी है पीटीआई का, वी डोंट केयर अबाउट दैट, लेकिन एहतजाज कर सकती है पीटीआई, करना चाहिए पीटीआई को एहतजाज। टाइमिंग, जैसे मैंने टाइमिंग का जिक्र किया था ना फैसले का, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला हुआ उसकी टाइमिंग का जैसे मैंने जिक्र किया था, यहाँ पे भी टाइमिंग का इशू, तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है, वो भी यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, सो इट सेंड्स अ रॉन्ग सिग्नल, ठीक है। आप मैं फिर दोबारा रिपीट करूँगा, पीटीआई का एहतजाज बनता है, एहतजाज ज़रूर करे, टाइमिंग अपने जोड़े आगे पीछे कर ले तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एहतजाज तो राना साहब वो ज़रूर करें, लेकिन वज़ीर दाखिला ने भी पीटीआई को ये खबरदार किया है कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है और अगर खिलाफ वर्जी की गई तो हम सख्त एक्शन लेंगे। तो हुकूमत का सर मुमकिन एक्शन क्या हो सकता है आपकी नज़र में? हुकूमत का सख्त एक्शन की होना है, दफ़ा 144 लगी हुई है तो जनाब 2-4 बंदे तो ज़्यादा बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते, तो सख्त एक्शन की होता है, तो फड़ लो, कुटो पीटीआई वाले नूं फड़ के, ਜਿਹੜਾ एहतजाज करन निकलेगा उन्होंने फड़नगे, कुटनगे, परते दे देंगे, यही होता है सख्त जो है इक़दाम। और क्या सख्त इक़दाम होता है, यही होगा और क्या। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रवाना मुबशर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया दे रहे थे। बिल्कुल, और अब बात करते हैं मिडल ईस्ट की। दुनिया पूरी में जंग बंदी के मुतालबे किए जा रहे हैं, मगर इसराइल की हटदर्मी बरकरार है। इसराइली फ़ौज के फ़लस्तीन और लबनान पर हमले जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 99 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं। बेरूत में फ़िज़ाई हमलों में मज़ीद 40 अफराद को अब्दी नींद सुला दिया गया। ड्रोन हमलों से भगदड़ मच गई, जिससे मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट से बताती हैं कि तेल अवीव में 4 जोरदार धमाके सुने गए। हमलों के दौरान लोग शेल्टर्स की जानिब भागते दिखाई दिए। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फौज की लबनान में दाखिले की कोशिश को भी नाकाम बना दिया है। ताज़ा झड़पों में 10 इसराइली फौजी मारे जाने की इत्तलात हैं, जबकि 20 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। मासूम शहरियों पर बमबारी करने वाली बुज़दिल इसराइली फौज हिज़्बुल्लाह के साथ झड़पों में अपने टैंक्स छोड़कर भाग निकली और सोशल मीडिया पर इसराइली फौजियों की अपने साथियों की लाशें उठाकर भागने की वीडियोस भी सामने आ रही हैं। गुज़श्ता रोज इसराइली वज़ीर आज़म की भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो हमलों के डर से शेल्टर्स की तरफ भागते देखे गए हैं। इसराइल ईरान तनाज़े पर पूरी दुनिया में एक वाज़ेह तकसीम है जो कि दिखाई दे रही है। ऐसे में इसराइल को मगरिब की भरपूर आशीर्वाद हासिल है और वो उसके साथ खड़ा है और ईरान पर हमले की हिमायत कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब रूस और चीन ईरान के साथ खड़े हैं और इसराइल को लगाम डालने का मुतालबा भी कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं और दुनिया को बार बार उनकी जानिब से खबरदार किया जा रहा है कि गजा में लगी हुई आग पूरे खित्ते के लिए आतिश पेशाब बन चुकी है। मिडिल ईस्ट में लगी आग पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंच गई है। हुकूमत ने सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया और आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि कशीदगी में कमी लाई जाए और तनाज़ात को हल किया जाए। बिल्कुल, और इसराइली दहशतगर्दी पर मुस्लिम उम्मा का रद्द-ए-अमल अगर हम उसकी बात करें, उसका जिक्र करें, तो वो इंतहाई मायूस कुन है पहले दिन से ही। बल्कि इसे अगर अफसोस ना कहा जाए तो ये गलत ना होगा। दुनिया में तकरीबन 57 मुस्लिम ममालिक हैं और उनमें से अक्सर के पास ताकत भी है, दौलत भी है, रुतबा भी है। उनके मुकाबले में दुनिया में सिर्फ 2 करोड़ यहूदी हैं, जिनमें इसराइल की आबादी 73 लाख है। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों के कत्लेआम पर उम्मत मुस्लिमा की खामोशी समझ से बालातर है और सबकी जानिब से ये उम्मीद ही की जा रही है कि आखिर ये जो चुप का रोज़ा है, ये जो खामोशी है, ये टूटे और भरपूर तरीके से फ़लस्तीन का साथ दिया जाए। इसी उम्मीद के साथ हम एक ब्रेक शामिल करते हैं
आप देखते रहिए सुनो सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदेद कहेंगे प्रोग्राम में, और अब बात करेंगे खूबसूरत लैंडस्केप से सजी सरजमीन बलोचिस्तान की। बलोचिस्तान खूबसूरत सियाहती मकामात की दौलत से मालामाल है। ये फितरी माहौल पर मबनी खूबसूरत तरीन मनाजिर, दिलफरेब सियाहती मकामात और सकाफती विरसे से जगमगाती सरजमीन है। इसका हर रंग हसीन और हर रूप ही सुहाना है। इस सरजमीन पर कहीं सरसब्ज पहाड़ हैं तो कहीं पर खूबसूरत फितरी मनाजिर का हुस्न बिखेरती वादियां। इन वादियों में कुदरती दरे, गार और पानी के गुनगुनाते चश्मे देखने वालों को दावत नजारा देते हैं। कोयटा के नवाह में खूबसूरत वादियां, ज़ियारत में सनोबर के जंगलात और कौमी विरसे की हामिल दीदा ज़ेब कायद रेजिडेंसी समेत दीगर सहरंगेज मकामात सयाहों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। जी हाँ, बलूचिस्तान की इस खूबसूरत लैंडस्केप को दुनिया में कैसे आश्कार किया जा सकता है और सूबाई हुकूमत सियाहत के फ़रोग के लिए क्या इकदाम करे, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान की सकाफत और सियाहत के पार्लिमानी सेक्रेटरी नवाबजादा मीर जरी खान मगजी साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमें बलूचिस्तान की लैंडस्केप के बारे में कुछ बताइए, हमारे नाजरीन को भी, और सियाहती एतबार से बलूचिस्तान हमारे जो दीगर सूबे हैं उनसे किस तरह मुख्तलिफ है, और लोग आखिर क्यों सियाहत के लिए बलूचिस्तान में आए, ये भी जरा उन्हें समझा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखें, बलूचिस्तान एक ऐसा यूनिक जगह है, एक ऐसे यूनिक हमारा सूबा है। अच्छा, उससे पहले मैं ये बताता चलूं, मैं जी स्विट्जरलैंड में रहता था। अच्छा। तो स्विट्जरलैंड और यूरोप से बलूचिस्तान और पाकिस्तान कम नहीं है जी। पोटेंशियल बहुत है, हमको यूटिलाइज करना पड़ेगा। बलूचिस्तान के आप हब कराची से 1 घंटा दूर आप जाएं तो गडानी बीच आता है। गडानी बीच के बाद जी मियानी आता है जी, मियानी के बाद जी कुंड मलीर आता है, कुंड मलीर के बाद जी ग्वादर, उरमाड़ा, पसनी। 800 किलोमीटर का कोस्ट है जी, मगर वो यूटिलाइज नहीं हो पाता। चीजें बहुत हैं बलूचिस्तान में, किसी की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। खाली थोड़ा सा स्ट्रक्चर और ट्रजेक्टरी हम चेंज करें, हम यूटिलाइज करें सही तरीके से, तो मैं समझता हूँ जी बलूचिस्तान और पाकिस्तान विल बिकम ऑन पार ऑफ यूरोप। देखिए, हमारी जो साहिल हैं, मैं खुद बड़ा एक बीच लविंग पर्सन हूँ। ऐसे ऐसे जगह हैं, ऐसे ऐसे स्पॉट्स हैं, आप सपट बीच जाएं जी, गोल्डन बीच जाएं, रात को ऐसे लगता है कि जी चमकाता है। इट हैज स्पेशल काइंड ऑफ सैंड जो रोशनी देती है। आप जी आगे जाएं, पिशुकान एंड द बॉर्डर ऑफ ईरान, पिशुकान और एक बीच का नाम है गंज। एक ऐसे यूनिक जगह है जी, आप लोगों से मिलेंगे तो आप देखेंगे कि सारे अंग्रेज जैसे लगते हैं। लाइट आईज, ब्राउन हेयर, वाइट कंप्लेक्शन, और उसका जो बीच है जी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। देखिए, हमको जो है ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी क्लोजली विद द फेडरल गवर्नमेंट। देखिए, मैं समझता हूँ 18वीं तरमीम के बाद जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ है, मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान इतना कैपेसिटी और रिसोर्सेज भी कम है। तो मेरे जो फर्स्ट स्टेप्स थे, एक फर्स्ट स्टेप था कि टू मेक अ प्रॉपर टूरिज्म डॉक्यूमेंट। उसके बाद जी फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठ के हमने सोचा कि अगर उनको हम लूप में लें, अगर हम दूसरे सूबों स्पेशली सिंध को हम लूप में लें, तो हमारी जो पुश है वो फिर ज्यादा होगी, हमारी जो आउटरीच है, जो रिसोर्सेज है। देखें, टूरिज्म इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। आपके पास एक प्रोडक्ट है, बलूचिस्तान में कई प्रोडक्ट्स हैं जी, आप ज़ियारत जाएं, आप जूनिपर ट्रीज देख लें। आप एक, बल्कि दोस्त ने, हमारे टीम के बंदे ने एक शॉट लिया था बर्फ में, और एक गाड़ी जा रही, अपनी उसकी गाड़ी जा रही थी, एंड ऑल द माउंटेन्स बर्फ से भरी हुई थी। ऐसे शॉट्स, ऐसे जगह आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो हम ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं, और उसके साथ जी मार्केटिंग, बाकायदा एक प्रॉपर मार्केटिंग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बना जब के भी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। जब भी हम टूरिज्म की बात करते हैं तो पाकिस्तान हमेशा एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करता है और प्रमोट भी करता है टूरिज्म को। ये बताइएगा, बलूचिस्तान की सियाहत को सन्नत में बदलने के लिए आप कितना पोटेंशियल देखते हैं? मैं जी, बलूचिस्तान हैज एंडलेस पोटेंशियल। मैं यकीन माने ये नहीं कह रहा क्योंकि मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी हूँ जी। मैं ये कन्विक्शन के साथ कहता हूँ कि बलूचिस्तान में आप लोग
माई पीर चले जाएं लसबेला में, आप हिंगलाज माता रिलीजियस टूरिज्म उठा लें। जी, मैं ग्वादर की रेस में रैली होती थी ग्वादर में, झलमक्सी की रेस होती है। जी। जब मैं ग्वादर जाता था रेस के लिए, तो वापस जब आता था तो ये हाईवे पर 2-3 लाख लोग पैदल चलते थे अपने उम्रा परफॉर्म करने के लिए, हमारे जो हिंदू बरादरी है। तो इसमें बहुत पोटेंशियल है। अगर हम कॉरिडोर बना लें, इसको एक्सेस दे दें लोगों को, टू पीपल फ्रॉम इंडिया, पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, जो हमारी हिंदू बरादरी है, भाई हैं, वो आके परफॉर्म कर लें, तो एंडलेस चीज। अच्छा, बिल्कुल, आपने मेरे वो इलाके में हिंदुइज्म जी, की भी the बात biggest की। national- सर ये भी बता दीजिएगा कि बलोचिस्तान हम देखते हैं कदीम तहजीबों का मरकज़ रहा है हमेशा से। इन कदीमी और तारीखी मकामात को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने के लिए बलोचिस्तान हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है? जी, अभी मैं टीम के साथ बैठा हुआ था। मैं एक बाकायदा, देखें, कल्चर में एक टेंजिबल कल्चर होता जी। है और एक नॉन टेंजिबल कल्चर होता है। टेंजिबल कल्चर में जी आप देख लें, दुरुस्त। खुराक हो गया, खाने हो गए, लिबास हो गया, जूते हो गए, लिटरेचर हो गया। नॉन टेंजिबल में जी तहजीब, हमारी रिवायतें, हमारी सकाफतें, जो नॉन टेंजिबल कल्चर, इमोशंस, हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं चीज़ों के ऊपर, ये चीज़ मैं अलग कर रहा हूँ जी। जब हम अलग करेंगे तो पता चलेगा कि जी बलोचिस्तान में खाली जी बलोच रिवायतें नहीं, ये पश्तून रिवायतें भी हैं। हमारी बलोचियत है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट जिसको हम कहते हैं, और पश्तून वाली है जो पश्तूनों की कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। हम बाकायदा एक 2019-20 में ये डिजिटलाइज हुआ है पूरा, तो इसी चीज को मैं फॉलो अप कर रहा हूँ कि हमारी हिस्ट्री तो रहे इंटैक्ट, कम से कम जो हमारे पुराने चीजें थी, बहुत जरूरी है। ट्रेडिशंस थी, वो इंटैक्ट रहें। और ये सारे ठीक है, आप ये इन तमाम चीज़ों पर काम कर रहे हैं सर। वही विश यू बेस्ट ऑफ लक और उम्मीद बिल्कुल। करते हैं कि आप इसमें बेहतरीन काम करेंगे और बलोचिस्तान जो सयाहत है वो फले फूलेगी और वहाँ पर जो लोग हैं उन्हें रोजगार भी मुयस्सर आएगा। और साथ ही साथ बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं, उनके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, लेकिन हम ब्रेक शामिल कर लेते हैं छोटी सी प्रोग्राम ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जानवरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद जानवरों के हकूक के हवाले से लोगों में शऊर बेदार करना है। जानवरों के हकूक का आलमी दिन पहली बार 1925 में जर्मनी के शहर बर्लिन में मनाया गया था। और जानवरों और इंसानों का रिश्ता क्या है और हमारा मजहब इस बारे में क्या कहता है, इस पर और इन तमाम पॉइंट्स पे बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियो में, एनिमल राइट एक्टिविस्ट अल्तमश सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड एनिमल डे। अच्छा अल्तमश, आप हमें ये बताइएगा कि आज जानवरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे आज? पहला पैगाम तो आई थिंक हमें इस्लाम से ले लेना चाहिए। कुरान कहता है चैप्टर 6 वर्स 38 में, एंड देयर कम्युनिटीज़ लाइक यू। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन ये है कि वो एक उम्मा है। जानवरों का हवाला ही ऐसे दिया गया है। तो उम्मा वो होती हैं जिनके लिए आप इस्लाम बनाते हैं। तो जानवर जो हैं इंसानों की तरह इस इस्लाम के सब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं। दूसरी एक और चीज़ इस्लाम कहता है कि हमें खलीफा इस्लाम बना के भेजा गया, हम सबको, हम तीनों को और बाकी मुसलमानों को भी। तो उसके साथ हमारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। हमें कहा जाता है कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, पर जब हम खलीफा बन जाते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी हर उस अल्लाह ताला की मखलूक़ खुदा पे आ जाती है जो हम पूरी नहीं कर रहे। ये इस्लाम कहता है। अच्छा ये बताइएगा, मगरिब में तो जानवरों के बहुत सारे हकूक हैं और उनको बराबर का हकूक दिया जाता है, इंसानों की तरह कैसे ट्रीट किया जाता है। तो हमें एक तो पहली बात क्या सीखना चाहिए वहाँ से, और यहाँ पर पाकिस्तान में किन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए? वर्ल्ड एनिमल डे के हिसाब से आई थिंक आप मगरब को अगर देखें, वो एक कोएग्जिस्टेंस का प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी में। इसको हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहते हैं इंटर स्पीसीज़ जस्टिस। वो अपने सारे जितने स्पीशीज़ हैं उन सबको राइट्स देते हैं। हमें चाहिए कि जब हम बाहर इस बिल्डिंग के बाहर भी जाएं तो हमें देखना चाहिए बाकी लाइफ फॉर्म्स को। नॉर्मली हम लोग जैसे सोचते हैं हमें सिर्फ इंसान नज़र आते हैं, क्योंकि इस तरह हमारी अपब्रिंगिंग हुई है। और अगर हम उसको चेंज करें, हमें पेड़ पौधे नज़र आएंगे, हमें जानवर नज़र आएंगे। वो पहला स्टेप है, आपने उनको देखना है, एग्जिस्टेंस उनकी एक्सेप्ट करनी है। उसके बाद आप देखेंगे अगर आपको कुत्ता नज़र आ जाता है तो आप सोचेंगे कि क्यों मेरे पीछे पड़ा है। अगर पड़ा है उसको भूख लगी है, हो सकता है उसके बच्चे हों। इस तरह की चीज़ें इन जानवरों में भी होती हैं। इस्लाम तो ये भी कहता है कि जानवर जो हैं इंसानों की तरह, जैसे उम्मा मैंने बोला था, उनकी अपनी फैमिलीज होती हैं। हमने शायद कभी ना सोचा हो। तो अगर एक कुत्ती है, उसने बच्चे दिए, उसने खाना ढूंढना है अपने बच्चों के लिए, तो वो जाएगी इधर उधर, और जब तक वो खाना उसको नहीं मिलेगा वो नहीं रुकेगी। हमारी माएँ भी यही करती हैं।
तो ये चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल अच्छा अल्तमश ये बताएं कि क्या आपको लगता है पाकिस्तान में जानवरों को जो उनके राइट्स हैं वो दिए जाते हैं, और अगर नहीं दिए जाते तो फिर क्या होना चाहिए कि उनको जो उनके राइट्स हैं वो मिलें, और किस तरह से ये मिल सकते हैं? इसमें दो चीज़ें हैं। पहली तो वर्ल्ड एनिमल, ये थोड़ी अफसरदा बातें हैं, वर्ल्ड जी। एनिमल डे 1925 में मनाया गया पहली बार। जी। पाकिस्तान का एनिमल क्रूअल्टी लॉ उससे भी पुराना है, 1890 का। अच्छा। तो वो हमने अभी तक अपडेट नहीं किया। और उसमें ये ज़रूर कहा जाता है कि जानवरों को दर्द महसूस होता है, हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि एनिमल्स फील पेन, वो सेंटिएंट हैं, पर लेकिन साथ साथ जो क्रिमिनल सिस्टम है, क्रिमिनल लॉ का आइडिया ये है कि आप जिस बंदे ने गलती की है उसको आपने ठीक करना है। जानवर का उसमें प्ले नहीं है। तो क्रिमिनल लॉ तब एक्टिवेट होता है जब जानवर का ज्यादती हो चुकी हो। हमारे लॉज वहाँ तक ही महदूद हैं। दूसरा हमारा जो लॉ है वो हमारा पाकिस्तान पीनल कोड है, उससे भी पुराना है, 1860। वो ये कहता है कि अगर इंसान की प्रॉपर्टी जो कि जानवर है अगर उसको कोई डैमेज करे तो इंसान को डैमेजेस मिलेंगे, उसके अंडर लोगों को जेल हो सकती है। पर लेकिन वो इंसान का राइट है, जानवर का राइट नहीं है। जानवर को लॉ अभी भी प्रॉपर्टी कंसिडर करता है, तो हमें उसके बाहर आने की ज़रूरत है। ये दो बहुत बेसिक चीज़ों बिल्कुल की ठीक है। changes अच्छा चाहिए। ये भी बताएं कि पाकिस्तान में जानवरों के इलाज के लिए वेटरनरी डॉक्टर्स और मतलूबा सहूलियत हम देखते हैं कि इस तरह से अच्छी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। क्या हुकूमत को स्टेप्स लेने चाहिए इस सिलसिले में? अब हुकूमत ने कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं, उसके हमें बारे में बात भी करनी चाहिए। जी, पहला, ज़रूर। इस्लामाबाद हमारा वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड है, वो मड़गला जू को कन्वर्ट करके बनाया गया था थ्रू अ जजमेंट ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वो हमारा पहला जू है जो बंद किया गया था। और इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड हमारी सबसे अच्छी रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी है फॉर वाइल्ड एनिमल्स, एक्जॉटिक स्पीशीज़ पूरे पाकिस्तान में। दूसरी अच्छी चीज़ जो हुकूमत ने की थी, उन्होंने SPC एक्टिवेट किया था पंजाब में। वो बाकी सूबों में भी एक्टिवेट नहीं हुआ, उसकी बहुत ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट की साइड से जब आप वेल्थ की बात करते हैं, वो सिर्फ इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड पे अवेलेबल है और पूरे मुल्क में कहीं प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह से जो वेट इंडस्ट्री है वो प्राइवेट हो चुकी है और वहाँ पे लोग कमा रहे हैं। इट्स बिकमिंग फाइनेंशियल मॉडल, उसको हमें चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल उसे ठीक। तब्दील करने की जरूरत है। लेकिन अल्तमश जो आपकी टाई है ना, मैं हमें भी लाज़मी इसी कहूंगा तरफ कि आ ये रही थी कि आज के दिन celebrate के कर रहे हैं। मुताबिक ना, आज के दिन की मुनासबत से बड़ी मौजू आपने टाई लगाई। बहुत शुक्रिया अल्तमश आपके वक्त का। तो नाजरीन, आपने जाना कि इस वक्त जानवरों के राइट्स के हवाले से क्या लॉस यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद हैं और मजीद किन की ज़रूरत है। कुछ दीगर इशूज़ पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में अब बात करेंगे सितारों की चाल के हवाले से और देखते हैं कि आने वाले दिन जो पाकिस्तानी सियासत है और सियासतदान हैं उनके कैसे गुजरेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि टैरो कार्ड्स के मुताबिक अमरीकी इलेक्शन में फतह किसका मुकद्दर बनेगी और मशरिक वस्ता में जारी जंग आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करे। इन्हीं तमाम मामलात पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर दाऊद अहमद। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। तो पहला तो सवाल मेरा आपसे यही है कि ये जो सियासी इंतशार है और सियासी हालात है कब बेहतर होंगे? देखें जी, सबसे पहले तो जो सूरत हाल चल रही है, सियासी हालात जो हैं उसकी अगर हम बात करें तो 3 कार्ड की एनर्जी निकालते हैं कि पाकिस्तान की सियासत का रुख किस तरफ जाएगा। तो पाकिस्तान की सियासत का रुख किस तरफ जाएगा या क्या हालात चल रहे हैं, तो 3 कार्ड की एनर्जी से मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अब की जो फैसले होंगे वो बड़े शिद्दत पसंदाना और डायरेक्ट डीलिंग होगी। अच्छा, यानी कि अगर कोई सियासी पार्टी कह रही है कि हमने एहतजाज करना है तो डंडा चलेगा। अच्छा, ये डंडे का कार्ड है। बिल्कुल ठीक और है, बिल्कुल अगर ये है कि ये जो सूरत हाल है ये जाएगी बेहतरी की तरफ है। अच्छा, सियासी सूरत हाल जो भी है खैर का पहलू निकलेगा क्योंकि इसमें एस ऑफ कप खैर का पहलू निकलेगा। ये नहीं आप कह सकते कि जो सियासी हालात हैं मज़ीद प्रॉब्लम होगी, इंतशार बढ़ेगा, होगा बिल्कुल ठीक होगा। जो हो रहा है उसका जो नतीजा निकलेगा वो बेहतरीन निकलेगा। तो सियासी रुख किस तरफ जा रहा है? बेहतरी की तरफ जा रहा है। बिल्कुल ठीक अच्छा है। बताइएगा, आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना हुकूमत की तरफ जाएंगे या अपोजिशन के साथ? तो क्या मौलाना साहब हुकूमत की तरफ जाएंगे तो मौलाना का कार्ड निकाल लेते हैं। मौलाना क्या हुकूमत की तरफ जाएंगे तो मौलाना क्या दूसरी जमात की तरफ जाएंगे? हाँ, तो मौलाना हुकूमत की तरफ जाएंगे। हुकूमत की तरफ हुकूमत की तरफ जाएंगे।
तो ये तो बड़ा कार्ड इंटरेस्टिंग है। मगर एक बात याद रखिएगा कि आपने मौलाना बहुत बड़ी प्रिडिक्शन की जी है। और हमें बड़ी ये देखना प्रिडिक्शन कि है। आने वाले दिनों में ये कितनी पूरी होती है। बिल्कुल। ये बिल्कुल जी, और पहले भी हमने प्रिडिक्शंस की हुई हैं। हाँ जी, और वो सही साबित हुई हैं, दुरुस्त सारी साबित हुई हैं। सियासी प्रिडिक्शन जो हमने हाँ की जी। थी। लेकिन वो मौलाना के बारे में ना थोड़ा सा जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि नहीं, वो क्या आप जज कर लें अब अच्छा, इंशाल्लाह। और चलें, दूसरा उनका ये मूव कि हमें पता चल गया। जी, और क्योंकि मैंने दूसरा जब कार्ड निकाला तो वहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है। अच्छा अच्छा, मौलाना के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी डिमांड है, डिमांड मान ली गई तो ठीक है। ठीक है। वो उस तो पे हम डिमांड बड़े पे खड़े हैं। सियासतदानों की बात करें, अब हम नवाज शरीफ साहब की बात कर लेते हैं। उनका आपको सियासी मुस्तकबिल क्या नजर आता है? कोई दोबारा वज़ारत उज़्मा पे आ सकते हैं ओहदे पे, या पाकिस्तान में रहेंगे, लंदन में? क्या कहते हैं कार्ड? तो नवाज शरीफ साहब हमारे फेमस गुजरे हुए वज़ीर आज़म देखते हैं जी। हाँ जी। नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल, नवाज शरीफ साहब जी। के मुस्तकबिल की अगर बात करें तो नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल कैसा नजर आता है? तो नवाज शरीफ का मुस्तकबिल अच्छा नजर आ रहा है जनाब। अच्छा नजर आ रहा अच्छा नजर क्या देख रहे फिलहाल हैं अभी आप? डिले है कुछ अच्छा। चीजों को डिले। लेकर, है? ताखीर है अभी। फिलहाल कुछ ताखीर है, ज्यादा ना समझिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन यहाँ पे देखिए दी लवर्स, डील तो तय है, अच्छा। बात तो तय है, और और फिर लव ये हेट रिलेशनशिप नहीं है, सिर्फ लव ही है। किंग ऑफ कप है ना। ओहो हो। तो जनाब नवाज शरीफ तो हैं, अभी आएंगे छाएंगे। अच्छा, ये भी चलेगा। तो ये बता दें कि खवातीन का बड़ा सवाल होता है, वैसे तो किसी की तीसरी शादी के चर्चे होते हैं, उस पर बड़ी तनकीद मुझे लगता है बिलावल की तरफ जा रहे हैं। लगता है क्योंकि नवाज शरीफ के बाद जरदारी की बारी होती है ना। जी बताइए, लव मैरिज होगी, अरेंज होगी, कब होगी? होगी भी कि नहीं होगी ये भी एक हाँ, सवाल हाँ, है। ये भी या एक सवाल है, लोग बड़ा जानना चाहते हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करते हैं जनाब कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्या वजह है कि शादी क्यों नहीं करवा रहे? पहले तो मैं ये देखूंगा, जी। फिर देखेंगे अच्छा, कब पहले करवा वजह रहे हैं। बयान करेंगे। वजह भी बताएंगे जनाब। जबरदस्त, तो बताइए। फिर। बिलावल भुट्टो जरदारी क्या वजह है कि शादी क्यों नहीं करवा रहे? क्या वजह है कि शादी क्यों नहीं करवा रहे? अच्छा जी, क्या वजह है कि शादी अभी बड़ा काम बाकी है भाई, मुझे क्लैरिटी है। ये देखे ना, एस ऑफ सॉर्ट्स, क्लैरिटी है अभी उनको कि अभी मैंने काफी काम करने हैं, कुछ चीजें क्लियर करनी, और कहते भी कहते यही हैं हाँ जी। कि ये चीजें सेट हो जाएं, ये चीजें ठीक हो जाएं, और फिर ये है कि करवाएंगे शादी, ये शादी से भागेंगे नहीं, शादी अच्छा। करवाएंगे बिल्कुल जी बिलावल मतलब साहब। और शादी का कब लड्डू करवाएंगे खाएंगे और ये। कब करवाएंगे ये भी देखते हैं जी। ठीक है। बिलावल साहब शादी कब करवाएंगे, ये भी बता देते हैं आपको। कब करवा, हाँ बिल्कुल जी। अच्छा, यहाँ पे ये ना शादी से मुतल्लिका वो कुछ चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें छुपाई हुई हैं कि कुछ दिल में रखा हुआ है, पता नहीं उन्होंने कहीं मोहब्बत ना पाली हो। अच्छा। लेकिन यह है कि कुछ अभी भी कुछ 1 से 2 साल का अरसा दरकार है। बताइए, ब्रोकन हार्ट का माजरा तो नहीं मजीद है? 1 से 2 साल का ये अरसा दरकार। डरते हैं शादी से, पता नहीं क्या है इनको, डरते हैं कि ये घबराए हो। आप लग रहा है नहीं, तो कि फिर वो बिलावल साहब आपको लगता है घबराए हुए नहीं, हैं? वो तो तो जिस ठीक तरह है। खान साहब कहते हैं बिल्कुल घबराना नहीं। नहीं, हाँ जी। और ये शादी से घबराना नहीं, घबरा रहे हैं जरा। तो बताइए, ब्रोकन हार्ट तो नहीं है? नहीं, सिर्फ ब्रोकर आज तो पता है शादी करने के लिए पैसा जरूरी होता अच्छा, है। लगे आप ये भी बता दें कि शादी करेंगे कहाँ, शोबिस में कोई सियासी? आउट ऑफ जो है, एक तो फैमिली से कुछ हटके या आउट ऑफ कंट्री, कोई इस तरह का इनका कुछ है, लगता है अच्छा। इन्होंने कहीं दिल शिल दिया, और दरदारी साहब जो है वो चाहते हैं यहाँ करो और ये वहाँ करना नहीं चाहते, कोई इस तरह का भी सिस्टम है। पीटीआई की जानिब आ जाते हैं। बानी पीटीआई के बारे में बताइएगा, उनकी मुश्किलात में कमी आएगी रिहाई हो और कब जाएगी वो उनकी? रिहा हो करंट रहे हैं? एनर्जी देखते हैं जी, खान करंट साहब की एनर्जी। करंट एनर्जी क्या नजर आती है? तो खान साहब की करंट एनर्जी क्या नजर आ रही है? तो करंट एनर्जी क्या नजर आ रही है? आने वाली भी एनर्जी। अच्छा जी, यहाँ पे ये है कि कुछ मामलात को लेकर सिस्टम चल रहा है बेहतरी की तरफ। अच्छा, बिल्कुल सेकंड ठीक है। कार्ड की एनर्जी में कि मुशावरत तो जारी है, जारी रहेगी और ठीक चल है। रही है, और बड़े अरबाबे इख्तियार के साथ हम जारी है। मुशावरत को मुज़ाकरात भी समझ लें। हाँ जी, मुज़ाकरात कह लें, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल ठीक मुज़ाकरात है। का कार्ड आ चुका है ना यहाँ पे। डीलिंग, खान डील करता है तो चलता है, अगर डील नहीं करेगा तो नहीं चलेगा। हो। करंट एनर्जी में तो यानी डीलिंग मिलजुल चल रही के है, चलना पड़ेगा। बिल्कुल मिलजुल के। सोलो फ्लाइट ही अब होगी। ये नहीं होगा सोलो कि फ्लाइट का टिकट नहीं कटेगा इधर यहाँ पर। तुम उधर हम, नहीं चलेगा। हाँ। अच्छा। ठीक है, इसका और तो पहले आने बड़ा- वाले वक्त की पहले भी बड़ा खमियाजा भुगता है, बड़ा नुकसान बिल्कुल उठा नहीं, है। अब नहीं चलेगा। अच्छा, आने वाले वक्त में खान की एनर्जी को भी देखते हैं, कार्ड्स की एनर्जी क्योंकि हम तो कार्ड बोलते हैं। हाँ बताएं जी। बताएं। तो आने वाले वक्त में खान की एनर्जी क्या नजर आती है? तो आने वाले वक्त में खान की एनर्जी क्या नजर आती है? अभी तो खान के ऊपर बड़ा प्रेशर है, बहुत चीजों का लेकर दबाव है, और अच्छा खासा दबाव है। नजर भी आ रहा खान है। बोझ पे। हाँ। अच्छा, ये है कि खान अभी डबल माइंडेड है। अच्छा। खान बिल्कुल डबल माइंडेड है कि मैं करूं या ना करूं, बाहर जाऊं या ना जाऊं, बाहर निकलूंगा तो डील का हिस्सा बनना पड़ेगा, हाँ। और मेरा इतना वक्त लग गया है। लेकिन ये है कि फैसला जल्द आ जाएगा, और अच्छा। खान कोई बड़ा फैसला करेंगे जरूर। अब फैसलों की आप बात कर रहे हैं किस तरह तो का फिर- फैसला करें? हाँ जी,
खान साहब आने वाले वक्त में किस तरह का फैसला करेंगे और किस तरह का फैसला करेंगे, जो भी वो फैसला करना जा रहे हैं उसमें उनको उस तरीके की मदद नहीं होगी। फैसला यही है कि आप अभी 2 साल के लिए बाहर जाओ, सीधा कार्ड है, क्योंकि ये अच्छा। बाहर जाने का कार्ड है कि यहाँ रह के गुजारा नहीं होगा। वो तो कहते हैं मैंने बाहर जाना ही नहीं है, तो अब इधर ही रहना। नहीं जाना तो फिर अभी कुछ और 6 महीने और जेल में जा सकते हैं, रह सकते यानी हैं। मजीद केसेस अभी होंगे तो आपने तो बड़ी ये फैसलों की बात की, फैसले तो फिर बड़ी अदालतों से ही आते हैं। कल भी एक फैसला आया बड़ा अहम। अब ये बताएं कि आईनी अदालतें बन सकेंगी मुल्क में? क्या मुल्क में आईनी अदालतें बन सकेंगी? एक ही हाँ कार्ड जी। से देखते हैं कि क्या मुल्क में आईनी अदालतें बन सकेंगी। ये बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन है आज का। जनाब ये बहुत इसके ऊपर कोशिश चल रही है, अच्छा। बड़ी तगोदो और कोशिश है। अभी कोशिश का कार्ड है, फैसले का कार्ड नहीं है। आने वाले वक्त में क्या आईनी अदालतें बन जाएंगी उसको हम देखते हैं कि क्या आने वाले आप वक्त फैसले का भी में निकाले ये। बन जाएंगी। तो क्योंकि बिल्कुल बताया जा रहा है कि चंद दिन बड़े अहम आने वाले हैं। बिल्कुल चांस नजर आ रहा है। अच्छा। हाँ बिल्कुल बनेगी जी, इस तरफ आया। अभी तो इसकी प्लानिंग हो रही है, सिस्टम का हिस्सा है, मगर आने वाले वक्त में इसके ऊपर बड़ा प्रेशर है इस बात के ऊपर कि अदालतें बने। अच्छा, उसके अलावा हम ये भी बता दें कि जो मिडल ईस्ट में सूरत हाल जारी है, इसराइल की जानिब से जो जारियत दिखाई जा रही है इधर गजा पर, फ़लस्तीन पर, लबनान पर, अब लबनान को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, ये मामला कहाँ तक जाएंगे? इसराइल की करंट पोजीशन देखते हैं, एनर्जी देखते हैं कि इसराइल की करंट एनर्जी क्या नजर आती है। तो इसराइल का ये कार्ड है डेथ कार्ड। तो अच्छा। इसराइल तो फंस गया। ओहो हो, डेथ कार्ड। डेथ कार्ड देख रहे हैं आप? हाँ जी, इसराइल तो फंस गया। हाँ। और इसराइल का लास्ट जो एक धमाका हुआ है और इसराइल का वज़ीर आज़म दौड़ता हुआ नजर आया, तो हाँ, इसराइल तो हाँ, फंस ये गया। बिल्कुल बहुत फुटेज, वायरल बिल्कुल। गई है तो वो वीडियो। मैं अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ पे इसराइल के लिए इस वक्त मुश्किलात का सामना है और बहुत ज्यादा। वजह ये तो नहीं कि एक वक्त में एक से ज्यादा महाज खोल लिए हैं? ये आपका सवाल है, मैंने तो एनर्जी से बात करनी है। वजह ये नहीं कि एक से ज्यादा महाज खोलियां, क्या ये कार्ड क्या कहता है कि क्या एक से ज्यादा महाज खोलने की वजह है? बिल्कुल ही आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, मेरा यही अंदाजा वजह है। देखिए, मेरा अंदाजा क्या दुरुस्त बिल्कुल यही वजह है कि ज्यादा महाज खुल गए, प्रेशर पड़ गया और इसराइल के लिए बर्दाश्त करना आशीर्वाद मुश्किल इतनी है और फिर वो दीदा दलेरी का इतना मुजाहरा कर रहे हो। हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो यही फिर वजह है। जाहिर है कि ज्यादा आगे कहीं अब ना कहीं इलेक्शंस की एक्सीडेंट बात नजर कर आता लेते है। हैं। ज्यादा महाज खुल गए। तो अमेरिकन इलेक्शंस के बारे में जरा बताइएगा कि किस तरह आप ट्रम्प कार्ड की बात करेंगे। ट्रम्प वर्सेस कमला, बिल्कुल बिल्कुल। ये बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो ट्रम्प कार्ड देखते हैं जी। अमेरिका का इलेक्शन जाहिर बात है पूरी दुनिया के ऊपर असरअंदाज हाँ होता जी, है और सबकी नजरें हैं। और पाकिस्तान के ऊपर तो बहुत ही होता है। पता है ट्रम्प का ताल्लुक कहाँ से कहाँ मिलता है, ये भी लोग समझते हैं। तो हाँ देखते जी। हैं जी ट्रम्प कार्ड। उम्मीदें भी लगा के बैठे हैं। हाँ जाहिर बात है, पाकिस्तान में ट्रम्प कार्ड की अहमियत तो है। तो अमेरिका के इलेक्शन में ट्रम्प कार्ड क्या अहमियत इख्तियार करेगा? तो ट्रम्प कार्ड क्या नजर आता है? तो ट्रम्प कार्ड यहाँ पे करंट पोजीशन में तो लग रहा है कि ट्रम्प जरा डाउन पे, अच्छा, करंट पे। लेकिन यहाँ पे मैं दूसरे कार्ड भी निकालूंगा। बिल्कुल। कोई एक खास बंदा ट्रम्प के साथ अटैच होगा, यानी कि जब इलेक्शन होंगे तो कुछ जोड़ तोड़ जब होगी तो फिर ट्रम्प जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा, पोजीशन बेहतर हो पोजीशन जाएगी। बेहतर होगी ठीक ट्रम्प है। की। अभी तक तो जो आपके कार्ड्स ने बताया ना, सर्वेज भी यही बता रहे हैं। मुझे नहीं पता सर्वे हाँ, क्या बता रहे सर्वेज भी हैं। यही बता रहे हैं। मैंने वैसे तो अपनी बड़े- एनर्जी है कि करंट पोजीशन में वो हाँ प्रेशर जी। में है, कुछ समझ नहीं लग रही। मगर सेकंड ये है कि कुछ चीजें अटैच होंगी और फिर ट्रम्प की नई शुरुआत है, की मिल जाएगी। तो फिर उसको उनके मद्दे मुकाबले जो कमला हैरिस उसके भी निकाल उनका भी जरा देख लें। कमला हैरिस के कार्ड की एनर्जी क्या नजर आती है, क्या नजर आती है, क्या नजर आती है? नहीं जी, ये स्ट्रॉन्ग बहुत, यहाँ पे देखें सॉलिड एनर्जी है इसकी भी। अच्छा। और ये बड़ा जो कहते हैं ना कि इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। माहौल जो है ना बड़ा अच्छा। सख्त किस्म का मुकाबला होगा, बहुत सख्त अच्छा। किस्म का। और यहाँ पे ये कार्ड जो है, यानी कि यहाँ पे आप कह लें कि बराबरी पे काम है, बिल्कुल बराबरी टक्कर पे का काम। मुकाबला। टक्कर का मुकाबला ओहो हो। है। इसमें जो है ट्रम्प थोड़ा सा डाउन और दूसरी एनर्जी ज्यादा, मगर मुकाबला सा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एंड इसमें- के करीब जब इलेक्शन होंगे तो ये एनर्जी हम दोबारा चेक करेंगे, फिर फाइनल हम प्रिडिक्शन देंगे। बिल्कुल ठीक है। कार्ड की एनर्जी एंड पे ये भी हो सकता है कि जिस तरह से आपने बताया कि ट्रम्प के साथ कोई ना कोई ऐसी शख्सियत आके मिल जाएगी, एंड पे उनकी पोजीशन मजबूत हो जाएगी। कमला की एंड पे जाके वीक हो सकती है पोजीशन। नहीं, ट्रम्प की कमजोर है, उसकी नहीं, आगे चल के नहीं, उसकी नहीं, वो अपनी पोजीशन में अच्छा, वो स्ट्रॉन्ग ही वो है उसी strong तरह। रही। वो स्ट्रॉन्ग। ये तो बड़ा फिर हैरान कुन है। तो फिर दूसरी जानिब ये भी बता दें कि मिडिल ईस्ट की बात कर लेते हैं, मशरिक वस्ता की, कि क्या हालात आगे मजीद किस तरह के होंगे और ये जो जंग है
जंगी मैदान बना हुआ है, ये क्या बेहतरी की तब तरफ जाएगा? अमन हो जाएगा, अमन होगा? पुरसुकून हो जाएंगे तीन कार्ड मामला। की एनर्जी से देखते हैं कि मशरिक वुस्ता के आने वाले वक्त में क्या हालात होंगे। तो मशरिक वुस्ता के आने वाले दिलों में क्या हालात नजर आते हैं। तो देखें जी, यहाँ पे बड़ी ताकतें इन्वॉल्व होंगी, जिसमें रशिया, चाइना और अमेरिका तो इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये तीनों पहले से involve, तीन हाँ। बड़ी ताकतें इन्वॉल्व होंगी और फिर इसको बढ़ाने की और इसको सॉल्व करने की कोशिश होगी। मीडिया पे खबरें होंगी कि जी जंग थम जाएगी, सिस्टम ठीक हो जाएगा, मगर ये थमेगी नहीं, ये चलेगी अभी 8 से 9 महीने जो है पूरा मशरिक वुस्ता जो है प्रेशर में होगा, प्रॉब्लम होगी और पूरी दुनिया के लिए ये जंग जो है एक मसला बनेगी। ओहो हो। तो अभी इसमें कुछ वक्त दरकार अभी है, वक्त थोड़ा सा दरकार वक्त अपने मुल्क में ही वापस आ जाते हैं। मेरा ख्याल है अब बहुत हमने घूम लिया अमेरिका और मिडल ईस्ट, अपने मुल्क में वापस आ जाते। क्रिकेट का बताएं कि बाबर आजम ने जो कैप्टनसी छोड़ दी है, अब बतौर क्रिकेटर वो अपना सिक्का जमा सकेंगे दोबारा? क्या बाबर आजम अपना सिक्का जमा सकेंगे? कार्ड्स की एनर्जी से देखते हैं कि बाबर आजम क्या अपना सिक्का जमा सकेंगे? नहीं, बाबर आजम इस वक्त प्रेशर में है, प्रेशर में आ चुका है बाबर आजम। कप्तानी छोड़ के भी कोई बेहतरी नहीं आएगी उनकी क्या बैटिंग? नहीं, इस वक्त मौजूदा प्रेशर में है। अच्छा। आने वाले वक्त में क्या बाबर आजम की एनर्जी क्या नजर आती है? तो आने वाले वक्त में बाबर आजम की एनर्जी फाइट करना पड़ेगी। बाबर आजम अच्छा। उस परफॉर्मेंस की तरफ, ये अच्छा खिलाड़ी है, सॉलिड खिलाड़ी है, रन करेगा, कोई शक नहीं, मनवाया अपने आप को। और इसमें कुछ मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस देगा। लेकिन आपको पता है कप्तानी का नशा तो फिर अपना ही नशा होता है और उसके लिए लड़ना पड़ेगा और फाइट करता हुआ नजर आ रहा है। फाइट करता यानी कि उसको अपनी पोजीशन बनाना पड़ेगी, साबित करना पड़ेगा कि वो एक अच्छा खिलाड़ी है। आपका बड़ा इंटरेस्ट है विमेन क्रिकेट जो इस वक्त हाँ, चल रहा विमेन है। क्रिकेट टीम के हवाले से बताइएगा, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? तो कार्ड्स की एनर्जी से देखते हैं कि कहाँ तक पाकिस्तान जाएंगे, सेमीफाइनल तक जाएंगे, नहीं जाएंगे? पहला मैच तो जीत लिया ना श्रीलंका के खिलाफ। अच्छी परफॉर्मेंस है अच्छी पाकिस्तान परफॉर्मेंस वुमेन है। की, अच्छी। और पाकिस्तानी टीम जो है अग्रेसिव यानी कि जज्बाती खेलेंगी ठीक और है। मुझे लगता है कि सेमीफाइनल तक जो है रसाई जाएगी। अच्छा। और फाइनल कार्ड भी निकाल लेते हैं जी, जी। वीमेन क्रिकेट चलो का, जी। जो है फाइनल क्या पोजीशन होगी। अच्छा, फाइनल 4 है, मैं सेमीफाइनल तक तो इंशाल्लाह जाने के चांसेस हैं। लेकिन और फाइनल फाइनल पे में फिर कुछ जारी बात है, गड़बड़। जब हम बिल्कुल एंड पे होंगे तो वहाँ पे हम एनर्जी और तरह की होती है। तो अच्छे एंड पे यानी चलें पहली जी, 3 टीमों में दाऊद की मोस्टली दाऊद साहब प्रेडिक्शंस आपका- बहुत अच्छी रहती हैं और और सही बेहतर साबित रहती हैं, होती है। सही दाऊद साहब साबित होती आपका हैं। कीमती वक्त का हम शुक्रिया अदा करेंगे। और हमने देखा कि टेक ऑफ तो अच्छा है, श्रीलंका जैसी टीम को हरा दिया है और अच्छे 31 रन से हाँ, हराया, जो कि एक बिल्कुल। बड़ी कामयाबी है। हालांकि वार्म अप मैचेस में हमें कुछ और लग रहा था। पर यही खैर, performance देखेंगे जो आगे है, चल के कि smooth क्या रहे होता है। तो अभी क्या ही ब्रेक बात पे है। जाते हैं। अभी ब्रेक का वक्त हुआ है, तो रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में अब कुछ बात करेंगे हेल्थ यानी सेहत के हवाले से। नाजरीन, इंसान की ज़िंदगी मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती है, जिसमें बचपन, जवानी और बुढ़ापा शामिल है। हर मरहले की अपनी खुसूसियात, चैलेंजेस और खूबियाँ होती हैं। आज हम बात करेंगे इंसानी ज़िंदगी के तीसरे मरहले के बारे में, यानी कि बुढ़ापे के बारे में। अमरीकी जरीदे साइकोलॉजी एंड एजिंग में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक बुढ़ापे का इन्हिसार इंसान की उम्र की बजाय उसकी खुशी और सेहत पर होता है। जबकि फिनलैंड में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में ये सामने आया है कि ख़वातीन के मुकाबले में मर्द ज़्यादा जल्दी बूढ़े हो जाते। और इसके साथ साथ इंसानी ज़िंदगी की इस अहम स्टेज यानी बुढ़ापा, इसकी हकीकत, हमारे जहन पे इसके क्या असरात होते हैं, साइंस इसके बारे में क्या कहती है, इन सारे तमाम पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर, मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे यही है कि बुढ़ापा क्या है और इंसान बूढ़ा क्यों होता है? जी बहुत शुक्रिया। एक तो बड़ी सिंपल सी समझने की बात यह है कि जिस तरीके से कोई मशीन आप लेते हैं तो मशीन के इस्तेमाल के दौरान उसमें वियर एंड टीयर होता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसकी उम्र ज़्यादा, जैसे आप कोई गाड़ी ख़रीदते हैं तो उसका मॉडल हर साल जो है वो पुराना होता जाता है। तो इस तरीके से हमारी ज़िंदगी, हमारे जिस्म, हमारे अपने होने का एक एस्पेक्ट हमारी फिज़िकलिटी है और हमारी फिज़िकलिटी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उसमें वियर एंड टीयर्स होना शुरू हो जाती हैं। तो एक तो ये है बुढ़ापे की सिंपल सी डेफिनेशन। और दूसरी बात यह है कि एक बात अलबत्ता हमें समझने में बहुत ज़्यादा कोताही होती है कि हमारा बीइंग सिर्फ फिजिकल नहीं है, हमारा एक इंटेलेक्ट भी है, हमारी एक इमोशनैलिटी भी है और हमारी एक स्पिरिचुअलिटी भी है। वो भी हमारी बीइंग का उसी तरह से हिस्सा है। और मज़ेदार बात यह है कि एजिंग से
हमारी बॉडी के ऊपर, फिजिकलिटी के ऊपर तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, मगर जो हमारे बाकी 3 एस्पेक्ट हैं उसूली तौर पर उनमें ग्रोथ होनी चाहिए। जितने हम इंटेलेक्चुअल एक 5 साल की उम्र में होते हैं, जब हम 20 साल की उम्र में होते हैं तो ज़ाहिर है उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, हमारी इमोशनैलिटी में ग्रोथ होनी चाहिए, हमारी स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ होनी चाहिए। तो अगर हम शुरू से ही ये बात हमारी तरबियत का हिस्सा हो और हम अपनी बीइंग को सिर्फ फिजिकल बीइंग ना समझें, तो फिर हम एजिंग के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और हमारी जितनी फिजिकल जो डेफिशिएंसीज होती हैं उनको हम बाकी 3 एस्पेक्ट्स में ग्रोथ से कॉम्पनसेट कर सकते हैं। बाकी ये है कि अब ये इससे डिपेंड करता है कि हमारी खुराक कैसी है, हमारी एक्सरसाइज का पैटर्न क्या है, हमारी लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल है, हम किस एनवायरनमेंट में रहते हैं। ये तमाम चीज़ें हमें बूढ़ा होने में और एजिंग में कंट्रीब्यूट करती हैं। सर ये अगर इन बताइएगा तमाम कि चीज़ों को एड्रेस किया जाए, अमरीकी तहकीक ये बताती है कि इंसान अपनी उम्र की वजह से बूढ़ा नहीं होता, बल्कि इस बात के अनुसार उसकी खुशी और उसकी सेहत पर होता है। आप इस बात से इत्तेफाक करते? जी, ये 100% ये दुरुस्त बात है कि हम अपने एजिंग प्रोसेस को बहुत स्लो कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में इशारतन अर्ज किया कि ये जो खुशी है और जो हमारी इत्मीनान में रहना है और हमारा जो है राजी बरज़ा रहना है, इस सब का ताल्लुक हमारी फिजिकलिटी से ज़्यादा हमारी इमोशनैलिटी और इंटेलेक्ट के साथ है। तो अगर इंसान ये बात सीख जाए कि किस तरीके से उसने अपने आप को कंटेन्ड करके रखना है, अपने आप को एंजाइटीज से दूर करके रखना है और जो चीज़ है उसको ऐसे ही जैसी है वैसे ही एक्सेप्ट करनी है, तो उसका एजिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, एक पर्सपेक्टिव के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। एक माइंडसेट है, अक्सर लोग बुढ़ापे को बीमारी से तशबीह देते हैं कि अगर बूढ़े हो गए हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें बीमारी होगी है। अब ये बताइएगा, ये सच में बीमारी है, ये एक कुदरती अमल है? लोगों को समझाने के लिए क्या कहेंगे? देखें, बुढ़ापा तो ऐसा सच कोई बीमारी नहीं है, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, लेकिन ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जो उम्र का ज़्यादा होना है वो एक शख्स को बीमारियों से प्रोन ज़रूर कर देता है। जैसे 20 और 25 साल की उम्र में किसी को हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हैं, मगर 60-70 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चांसेस कम हैं, स्ट्रोक के चांसेस कम हैं। और उसकी रीज़न ये है कि हमारी बॉडी में ख़ास तौर पर हमारी जो खून की शरियानें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्टिफ होना शुरू हो जाती हैं एज के साथ। और नंबर 2 ये है कि उनके अंदर नैरोइंग होनी शुरू हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन की ब्लड सप्लाई थोड़ी कंप्रोमाइज्ड हो जाती है। तो इसलिए जितनी जितनी एज ज़्यादा होती जाती है वैसे वैसे सेहत का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सेहत के ख्याल रखने के वही 4 बेसिक प्रिंसिपल हैं। नंबर 1, हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसा खाते हैं, कितना खाते हैं, यानी हमारी डाइट। नंबर 2, हमारी एक्सरसाइज, यानी आप चाहे जितनी उम्र के भी हों, आपको बाकायदा फॉर्मल एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है स्लीप, और चौथा है हत्तुल इम्कान स्ट्रेस फ्री लाइफ। तो अगर हम इन 4 चीज़ों को ख्याल रखें तो उसके बाद ये बात तो दुरुस्त है कि ओल्ड एज में, देखें, ओल्ड एज में आदमी कैंसर को ज़्यादा प्रोन हो जाता है, क्योंकि जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं वो सारे फैक्टर बहुत अरसे से उस पर अमल कर रहे होते हैं। तो इसलिए ओल्ड एज में बीमारियां नौजवानी की निस्बत ज़्यादा वो अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर इन 4 बुनियादी चीज़ों का वो ख्याल रखेगा तो उसके अंदर बिल्कुल ये 4 बुनियादी बेहतर चीज़ें हैं रहेगा। जिनका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बुढ़ापे के बारे में हमारा दीन क्या कहता है, क्या अहकामात? देखिए, मैं पहली बात तो ये कि मैं कोई मजहबी आलम तो नहीं हूँ कि मैं उसको बहुत तफसील से बता सकता हूँ, लेकिन यह है कि जो एक बुनियादी एक इंसान के लिए हदायत हैं वही उम्र के हर हिस्से में हदायत हैं। और बुढ़ापे में आपकी जिम्मेदारियां जो हैं वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में दीन हमें बताता है कि जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको जो दुनियावी चीज़ों से दस्तबरदार होना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता गिव वे करना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता उसकी लुक आफ्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी औलाद, उसके बच्चे, उनको टेक ओवर कर लेनी चाहिए और इंसान को आहिस्ता आहिस्ता सिमटना चाहिए। जैसे जैसे उम्र ज्यादा होती है, बिल्कुल तो बिल्कुल अपने आपने आप को ठीक कहा डॉक्टर साहब। horizontally जिम्मेदारियों का जो बोझ है ना, और जो जिम्मेदारियों की गठरी हम बिला वजह उठाए फिरते हैं, उनको फिर रख देना चाहिए। सर ये भी बता दीजिएगा कि अक्सर लोग वक्त से पहले हम देखते हैं कि अपने ऊपर पहले से ही अभी बुढ़ापा आता नहीं है कि तारी करके बैठ जाते हैं और फिर ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं दूसरों से कि वो उनके साथ हमदर्दी करें, उनकी खिदमत करें। ये एक मिजाज है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये हमारी साइकोलॉजी में शामिल हो जाता है और उसके पीछे हमारी अपनी तरबियत बचपन की, हमारा जो माहौल है और हमारा जो भी सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स चल रहे होते हैं उनकी बुनियाद पर हम ऐसा बिहेव करते हैं।
लेकिन फिर भी आपको बहुत से लोग ऐसे नजर आएंगे कि जो बुढ़ापे में भी बिल्कुल हेल्दी होंगे, अपना काम खुद कर रहे होंगे, अपनी देखभाल कर रहे होंगे और हेल्दी रहने की कोशिश। हमारे इंडिविजुअल के अपने मिजाज पर इसका ताल्लुक है। अगर हम बुढ़ापे को एक बहुत ही खूबसूरत तजुर्बा, देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं ना जो आपको जवानी में तजुर्बा नहीं हो सकती, तो बुढ़ापे में आपको कुछ चीजों का ऐसा तजुर्बा होता है, आपके अंदर एक बुर्दबारी पैदा होती है, आपकी समझदारी पैदा हो जाती है, कई चीजों के बारे में आपकी ख्वाहिशात, आपका लालच कम हो जाता है। तो जैसे हर उम्र की अपनी एक खूबसूरती है, उसी तरीके से बुढ़ापा भी एक बहुत ही खुददिलावेज और बहुत ही एक खूबसूरत किस्म का एक्सपीरियंस है और हमें उसको उसी तरीके से पॉजिटिविटी समझना बिल्कुल चाहिए, ठीक। पॉजिटिविटी के साथ डॉक्टर साहब, देखना चाहिए। आखिर में ज़रा बताइएगा कि पुराने ज़माने में बूढ़े लोग आखिरी दम तक मेहनत और मुशक्क़त से नहीं घबराते थे, मगर आज हमारे लाइफस्टाइल का अगर देखा जाए, तायन किया जाए, तो हमारा लाइफ स्पैन छोटा हो गया है, कम हो गया है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल कुछ अजीब व गरीब सा है। तो बताइएगा कि हमें खुराक में किस तरह की खुराक रखनी चाहिए और क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए हमारी बेसिकली। आपने कहा जैसे बूढ़े लोग जो थे पुराने जमाने में आखिरी दम तक काम करते थे, तो आजकल मसला बूढ़ों का तो नहीं, आजकल तो जवान भी जवानी में काम करने को तैयार नहीं है। सही कहा और आपने। दूसरा जो आपने कहा है ना कि हमारा लाइफ स्पैन कम हो गया है, तो ये तो हम अपने बारे में तो कह सकते हैं, लेकिन जापान में तो वो उनके वो पास बढ़ा पूरी टेक्नोलॉजी मुसलसल है, बढ़ता उनके जा पास रहा है। सारी वो hard बहुत working ज्यादा कौम है। एडवांस है। जी। जी, तो उनका तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 साल से ऊपर है। इसी तरह यूरोप में भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम जनरलाइज नहीं कर सकते, वो हमारे अपने तमद्दुन के अंदर, और तमद्दुन क्या, लैक ऑफ तमद्दुन के अंदर हमने फजूलियात किस्म की अपने उसकी लंबी बहस है कि ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हमने ख़ास तौर पर सोशल मीडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कुछ चीज़ों को अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करने की बजाय अपने नुकसान में इस्तेमाल किया है, और हमने उसके ज़रिए से जो फ़ायदे उठाए जा सकते थे, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी जा सकती थी, हमने उसकी बजाय एक लेज़ी ज़िंदगी, रात को 3-3 बजे तक सोना, सुबह 10-11 बजे उठना और काम ना करना, तो हमने उस टेक्नोलॉजी का नेगेटिव इस्तेमाल किया है। तो ये Well जो बात said. आपने की है, ये शायद हमारे ऊपर तो एप्लीकेबल हो, लेकिन जनरलाइज दुनिया पर तो एप्लीकेबल नहीं हो रही है। दुनिया में तो लोग इससे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हमें भी, और आखिरी आपने बात खुराक की है, जी। देखिए उसके बेसिक प्रिंसिपल है कि हम में से तकरीबन सब लोग जो कुछ खा रहे हैं वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं। तकरीबन हर शख्स अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा रहा है। नंबर 2 ये बात है कि जो कुछ हम खा रहे हैं उसकी क्वालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा रिफाइंड शुगर है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिंथेटिक हैं, जो कि ज़मीन से उगी हुई नहीं है। नंबर 3, हम जो चीज़ें खा रहे हैं उनकी टाइमिंग का एडजस्टमेंट ठीक नहीं है। तो बस ये 3-4 बातें हैं, जो खाया जाए वो ऑर्गेनिक हो, जो खाया जाए वो उतनी मिकदार में हो जितनी हमें ज़रूरत है, और उनकी टाइमिंग को सही तरीके से प्रिंसिपल के साथ किया जाए, तो ये खुराक फिर हमारे जिस्म का हिस्सा बन के हमें तवानाई देगी, एनर्जी देगी। और अगर हमारी खुराक में रिफाइंड शुगर, देखिए मेरे बस में होना अगर कोई इख्तियार, तो मैं पूरे पाकिस्तान से फिजी ड्रिंक्स बंद कर दूं। मेरे बस में अगर हो तो मैं जितनी मिठाई की दुकानें हैं वो सारी की सारी बंद कर दूं। देखें ये जो रिफाइंड शुगर है, ये जितनी हम लेते जाते हैं उतनी ही हमारी, ये एक तरह से जहर है सारा ये जो हम ले रहे हैं, और हमारे खाने का तो सारा पैटर्न ही जो है वो रिफाइंड शुगर है। देखे ना, किसी के यहाँ बेटा पैदा हो, लड्डू खिलाओ, किसी का इम्तिहान पास हो, मिठाई जबरदस्ती खिलाओ, भी। अच्छा किसी की बर्थडे है, केक खाओ। तो शादी हमारे का यहाँ लड्डू। तो हमारी सेलिब्रेशन ही हमारी सेहत के नुकसान की चीजों से शुरू होती है। जी, तो बिल्कुल। हम ये क्यों नहीं कहते कि बिल्कुल। भाई तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है तो हमें आज तुम फ्रूट चाट खिलाओ, तुम्हारा बेटा पैदा हुआ है तो एक किन्नुओं की पेटी हमें दे के जाओ, हम किन्नू खाएंगे। तो हमारा तो पूरा पैटर्न खाने का जो है वो बिल्कुल ही एक बेतरतीबी के साथ है। बिल्कुल, इसको और जिसके तब्दील सेहत किया पे जा असरात सकता है। होते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी आम बात की आपने, इस पैटर्न को चेंज किया जा सकता है। आप केक, मिठाइयाँ लेके जाते हैं और रिफाइंड शुगर से बनी चीजें लेके जाते हैं, इसकी बजाय आप नेचुरल चीजें, कोई फल Fruits ले फ्रूट्स लेके जा जाइए, सकते हाँ, हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद इकबाल साहब आपके वक्त का, और बात की उन्होंने कि जो बुढ़ापा है, एक बात मुझे बड़ी जबरदस्त लगी कि जो बुढ़ापा ये इटसेल्फ बीमारी नहीं है, लेकिन इसमें बीमारियों के इंबनात ज्यादा बढ़ जाते और हैं। दूसरी अहम बात मुझे ये लगी कि प्लीज अपने ऑर्गेनिक फूड्स पे आ जाइए, घर का खाना प्रेफर कीजिए। बहुत That's जरूरी है। it। अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे एक निहायत अहम सेगमेंट का वक्त हो गया है, जिसका नाम है क़याम पाकिस्तान के इस्लामी और रूहानी पहलू। हमारी नाज़रीन, कोशिश होती है कि हर जुमे को इस सेगमेंट में आपके साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बुनियादी मुहर्रिकात और उम्मत मुस्लिमा को लाहक मुख्तलिफ मसाइल और उनके हल के बारे में बात की जाए।
और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे रिसर्चर स्कॉलर सैयद फ़ाहद अली काज़मी साहब। इनसे गुफ्तगू करेंगे इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और मसला फ़लस्तीन के हवाले से। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा बात, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये बताइएगा कि जो अंबिया की सरजमीन फ़लस्तीन की तारीख और मसला फ़लस्तीन जो है, इसकी ज़रा हकीकत पर कुछ रोशनी डालिए। थैंक्स अ लॉट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने आगाज़ में कर दिया है। फ़लस्तीन जो है मुसलमानों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिश्चियंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकली जूस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जूस को यहाँ पे ला रहे थे। वो जो पूरा वाक़या है इजिप्ट से लिबरेट करके, वो उनका पहले विसाल हो गया। फिर उनके जो नायब थे जिनको जोशवा कहते हैं उनकी ट्रेडिशन में, यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम, वो इनको लेके यहाँ पे आए। जनाब मसीह अलैहिस्सलाम बैतलियम, जिन्हें अंग्रेज़ी में कहते हैं बैतुल्लाहम, वहाँ पर पैदा हुए। हाँ जी। और उनके अकीदे के मुताबिक जेरूशलम के अंदर जेरूशलम के अंदर उनकी क्रूसिफिकेशन हुई। उनके अकीदे के मुताबिक, हमारे अकीदे में आसमानों पे उठाए गए। बिल्कुल। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया ने यहाँ पे इमामत फरमाई और मिराज की रात आप आसमानों पे तशरीफ़ लेके गए। अपनी शान के मुताबिक रब्बुल इज़्ज़त के साथ आपकी मुलाकात हुई और ये हमारा किबला अव्वल भी है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि जनाब उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फ़ारूक आज़म के दौर से बाय एंड लार्ज ये मुस्लिम एम्पायर का एक परमानेंट पार्ट रही है, बारिंग 90 ईयर्स, जब सलीबियों ने यहाँ पे कुछ 90 साल की हुकूमत की और बहुत जुल्म सितम किया। वो एक अलहदा दिलखराश दास्तान बिल्कुल है। सलाउद्दीन अय्यूबी आए, उन्होंने वापस इसको रिक्लेम किया और फॉर सेंचुरीज ये अरब्स और मुसलमानों का लैंड रहा है। अब इसको ज़रा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि देखें 7 अक्टूबर दोबारा आ रही है, 1 साल गुजर गया है। बिल्कुल। और इस वक्त की अगर कोई करबला है तो वो गज़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब उसके अंदर बैरूत का इजाफा होने वाला है। और मैं आगाज़ में, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपने व्यूअर्स को रिमाइंड कराते रहें कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमानों की हैसियत एक वजूद की सी है, किसी एक ऑर्गन में तकलीफ होगी पूरे वजूद को उसकी तकलीफ होगी। तो एक सवाल जो बड़ा अहम है, जो मैं अपने व्यूअर्स के लिए आज छोड़ के जा रहा हूँ, कि अगर मुझे लाहौर में, कराची में, जकार्ता में, कोलालमपुर में, अमान में, रियाद में, दुबई में बैठकर गज़ा वालों की तकलीफ नहीं हो रही, 50,000 बच्चे, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे बेटे, अगर उनको ज़िबा कर दिया गया है और मुझे तकलीफ नहीं हो रही, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे उम्मत मुस्लिमा में से खारिज कर दिया, दैट इज़ वाई मैं उसकी पेन को महसूस नहीं कर रहा। बड़ा अहम सवाल है। ये सवाल हम सबको अपने से एक दूसरे से पूछना होगा। तो पैलेस्टाइन की जो मॉडर्न डे की हिस्ट्री है पिछले 100 सालों में, इसके अंदर बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा किया गया। 1917 के अंदर बैलफोर डिक्लेरेशन हुआ और उस दौर के वो जो ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने एक पूरा डिक्लेरेशन किया। उन्होंने कहा जी हम फ़लस्तीन को जूइश होम बनाएंगे, यहूदियों का घर, जबकि वहाँ पर 90% से ज़्यादा ऑलरेडी अरब्स मुसलमान रहते थे, मुसलमान पूरे यूरोप से वहाँ पे यहूदियों को लाना शुरू कर दिया। आपने पैलेस्टीनियन से पूछा कि आप यहूदियों को यहाँ पे बसा रहे हैं, ये आपका इलाका है तो हम अब बसा लें यहाँ पे? नहीं, आपने पूछा। आपने 1930s में उनका कत्लेआम किया। आपने यूरोपियन जूइश मलीशियाज बनाई, जिनको आपने आम किया, जिनको आपने असला दिया। उन्होंने अरब्स को, नहत्ते अरब्स को मारा वहाँ पे। आपने 1948 में पार्टीशन की, बाहर से आने वाले लोग, और आपने उनके मुल्क को काट के 56% यहूदियों को दे दिया, जबकि मेजॉरिटी उस वक्त भी अरब्स की थी। मतलब जस्ट इमेजिन आपका घर हो, मैं आपके घर पे आके कब्जा कर लूं और कब्जे के बाद आप चीखें और मैं कहूं चीखते क्यों हो? मैंने तुम्हें जिंदा तो रखा हुआ है, तुम चीख क्यों रहे हो? हाँ, बोलने का हक भी नहीं है। तो 1948 में उन्होंने पहले उसके ऊपर कब्जा किया, 1967 में इस कब्जे को मजीद एक्सटेंड किया, 1982 में उन्होंने लेबनान को इन्वेड किया, गोलान हाइट्स को उन्होंने इन्वेड किया, सनाए पेनिनसुला को उन्होंने इन्वेड किया। और अमेरिका और यूरोप खामोश तमाशाई बने हुए हैं, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ी दहशतगर्द रियासत है वो ये रियासत है, सेहूनी रियासत है। और उम्मत मुस्लिमा को कहना होगा कि ये सेहूनी रियासत दहशतगर्द रियासत है। अब सवाल ये पैदा होता है, मुझे और आपको क्या करना है? उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद की इससे ज्यादा जरूरत जितनी आज पहले कभी नहीं थी। बिल्कुल।
सही। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस पे लड़ रहे हैं। किसी बड़े ने कहा था कि तुम इस पे लड़ रहे हो कि नमाज हाथ यहाँ पे बांधोगे, यहाँ पे बांधोगे, छोड़ोगे। छोटे-छोटे मसाइल। दुश्मन जो है वो तुम्हारे हाथ काटने के लिए इत्तेफाक कर चुका है और तुम इन छोटे मसाइल के ऊपर लड़ रहे हो। वो आज सच साबित भी हो रहा है। आज आपके सामने साबित हो रहा है। तो मुझे और आपको एक फैसला करना है। हम हालत जंग में हैं, हम उम्मत मुस्लिमा का पार्ट हैं। द एंटायर उम्मा उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी है आपके खिलाफ। वी आर इन अ स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट वॉर। फैसला ये करना है कि हर वो शख्स, वो पॉलिटिशियन हो, वो रिलीजियस स्कॉलर हो, वो कॉमन सिटीजन हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, वो जो कोई भी हो, जो उम्मत को तोड़ रहा है वो इस वक्त गद्दार आजम है। जो उम्मत को जोड़ने की बात कर रहा है वो हमारा है। हमने अपने पैटी सेक्टेरियन डिफरेंसेस को पीछे कर देना है। बहुत बड़ा चैलेंज आपके मेरे सामने है, बहुत बड़ा चैलेंज। और इस वक्त जो सब कॉन्टिनेंट की स्कॉलरशिप है, जो सब कॉन्टिनेंट के स्कॉलर्स हैं, वो किस बात पे लड़ रहे हैं? बाबे तशाही कोई नहीं। क्या आज हमारा मसला मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है या हमारा मसला गजा है, फलस्तीन है, लेबनान है? हमारा क्या उसके ऊपर नैरेटिव है? हमारा नैरेटिव क्या है? हमारे सारे स्कॉलर्स इस बात पे लड़ रहे हैं जी कि देवबंद के स्कॉलर्स ने ये कहा, बरेली के स्कॉलर्स ने ये कहा, अहलुल हदीस ये कहते हैं। क्या ये मेरा और आपका आज का ये मसला है? हमारा ये मसला नहीं है। हमें इत्तेहाद की बात करनी है। हमने अपने छोटे छोटे फरूई इख्तलाफात को पसे पुश डालना है। और मैं आखिर में ये कहूँगा, इस्माइल हनिया भी हमारे थे, उनकी शहादत को सलाम। सैयद हसन नसरुल्लाह भी हमारे हैं, उनकी शहादत को सलाम। और ये सारे फ़लस्तीनी लेबनान के ये मेरे भाई हैं, इनकी शहादत को सलाम। और इन्होंने इस दौर में इमाम हुसैन की सुन्नत को ज़िंदा किया है। हर मुसलमान आज हुसैनी बन जाए और वक्त के यजीद के खिलाफ खड़ा हो जाए अपने अपने लेवल के ऊपर। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। हमने इस्माइल हनिया का भी देखा कि उनसे पहले उनकी जो पूरी फैमिली थी उन्हें किस तरह बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया और वो शहीद हुए, और बाद में खुद भी इस्माइल हनिया जो है वो शहीद हुए। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। इसी के साथ ही अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।